हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। नई चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसको कि हम सिविक्स से देखेंगे। सिविक्स का चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। सॉरी, वाई डू वी need a parliament। ओके, तो पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है, पार्लियामेंट की क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, पार्लियामेंट के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या भूमिका है, क्या क्या काम है, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। इतिहास की ज़रूरत या इतिहास की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इस चीज़ की आज आपको क्लियरिटी होगी। सबसे पहली बात ये कि पार्लियामेंट का जो ज़रूरत है ना, जो पहला बेसिक कंपोनेंट है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो इसका सीधी सी बात है कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, ये इसका हम यदि एक सही वे में उसको लिखें कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, तो ये उसका बेसिक काम है। ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसीलिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको हम कई तरीके से वो करते हैं, बताते हैं या समझते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, कानून को लागू करना, तो वो सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी टर्म है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब लॉ बनाना, सब इसमें तो समाहित हो जाएगी सारी चीज़ें। चलो खैर, अभी हम डिस्कस करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या इम्पोर्टेंस है। इसको दिमाग में रखे रहिएगा कि पार्लियामेंट की जो बेसिक ड्यूटी है या पार्लियामेंट को क्यों रखा जाता है। आप सभी के लिए वेल नोन फैक्ट है कि हमारा कंट्री आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। अभी हमने हमारा इंडिपेंडेंस डे हाल ही में मनाया है, क्योंकि ये अभी तो कुछ दिन पहले ही हमने इसको सेलिब्रेट किया है। लेकिन चलो, ये तो फाइनल आउटकम हमने डिस्कस कर ली कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये जो आज़ादी मिली है, इसके लिए बहुत लंबा और बहुत ही डिफ़िकल्ट, तो आप ये बोलो लॉन्ग एंड डिफिकल्ट फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चले हैं। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट देखो कैसे। इस मूवमेंट में, हालांकि हम यहाँ डिटेल में मूवमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मूवमेंट का थोड़ा सा रेफरेंस जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है वो यहीं से उभर कर सामने आया है। पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या कंसेप्ट था पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के रोल क्या है, सभी इसी स्ट्रगल जो मूवमेंट था ना, इसी से हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने आइडिया लिया। तो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का आप एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहें तो 1857 का फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था, उसके बाद में दुनिया भर के वॉर हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, वो सब चीज़ें हिस्ट्री का मैटर है, हिस्ट्री में हम उसको डिस्कस कर ही लेंगे। लेकिन ये जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट था, इससे लोगों में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, अब व्हाट इज डेमोक्रेसी, आप जरा सोचिएगा। डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की मोरल वैल्यूज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की वैल्यूज़ हुआ करती थी, या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे
वैल्यूज आप डिस्कस करेंगे या वैल्यूज की बात आप करेंगे तो जैसे सभी को स्वतंत्रता मिले भाई, फ्रीडम हो सभी के पास, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सभी इक्वल हों, इक्वलिटी। और जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। देखो ये की वर्ड है, इसको पकड़ के रखिएगा डिसीजन मेकिंग को। बाकी डेमोक्रेसी के ये भी की वर्ड होते हैं, फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, जेंडर इक्वलिटी चाहिए, तरह तरह की बातें इसमें की जाती हैं। तो ये पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सारे जो वैल्यूज हैं या ये जो आइडियाज हैं ये कहाँ से मिले हैं फ्रीडम फाइटर को? फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से। उस दौरान यानी कॉलोनियल एरा जब था हमारे यहाँ, कॉलोनियल एरा, इस दौरान ये सारी चीजें जनरेट हुई या लोगों के दिमाग में आने लगी। क्यों भाई? उस समय होता क्या था? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कॉलोनियल एरा था उस समय हम डायरेक्ट गवर्न और कंट्रोल किए जाते थे ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमें गवर्न करती थी तो उसका कुछ तरीका होता था, उसका कुछ सिस्टम था। ऐसा नहीं है कि जैसे भेड़ बकरियों को गवर्न करते हैं ऐसा सिस्टम होगा भी। यहाँ भी लोग हैं ना, उसके लिए लो, कानून, नियम, कानून कायदे सब कुछ चाहिए, तो उनको बनाने का एक सिस्टम होता था। तो उन्हीं के सिस्टम से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बहुत आइडिया मिला, उन्हीं से ये सारी वैल्यूज जनरेट हुई, फ्रीडम, इक्वलिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें वहीं से लोगों में निकल कर सामने आई। ये लोग जब गवर्न करते थे इंडियंस को, तो क्योंकि लोगों की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, इक्विलिटी नहीं थी, तो लोगों में फियर था। क्या था? डर था। किसको लेकर? इनके शासन को लेकर। इनके द्वारा जो शासन किया जाता था उनको लेकर लोगों में डर हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते थे उनसे लोग जो होते थे वो कभी भी एग्री नहीं होते थे, नॉट एग्रीड, कभी भी एग्री नहीं हुए वो। लेकिन डर था कि इस जो असहमति है इसके खिलाफ कभी भी वो आवाज़ उठाते नहीं थे, क्योंकि उनमें डर था। और आवाज़ उठाने की तो बहुत बड़ी बात है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती थी या उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता था, इवन उसको क्रिटिसाइज करने की भी हिम्मत उस समय के लोगों में या भारतीय लोगों में उस समय नहीं थी, क्योंकि हम कॉलोनी थे, गुलाम थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली, स्ट्रगल मूवमेंट आया, लोगों ने स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया, तो इससे सिचुएशन क्या हुई? चेंज हुई भैया। अब सिचुएशन क्या चेंज हुई वो जरा देख लेते हैं। इससे हुआ क्या? सिचुएशन जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट हुआ, इसमें जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ओपनली शुरू कर दिया। क्या क्या करेंगे? ये जो बाकी लोग डरते थे, करते थे, बात कब की हो रही है? शुरुआत कब से होती है? 1857। हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम था, है ना। तो यहीं से लोगों में थोड़ी हिम्मत आई, 1857 की जो रिवोल्ट हुई वहां से। और लोगों ने, यानी लोगों में कौन? जो नेशनलिस्ट, जो लीडर थे, जो इंडियंस के कंसर्न या उनके जो फायदे की चीजें होती थी उनको अंग्रेजों के सामने उठाते थे, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट घटना घटी, 1885, याद रखिएगा। 1885 में, अक्टूबर 1885 में क्या हुआ? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
अब ये क्या थी, क्या इसका हिस्टोरिकल चीज़, ये हम हिस्ट्री के एस्पेक्ट में देखेंगे भाई, इसके जो अध्यक्ष वगैरह ये सब वहाँ देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि 1885 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। देखो हुआ कब है, 1857 में। और यहीं से ऐसे बोला जाता है कि इंडियन जो सिस्टम है उसमें इलेक्शन का एक मेथड आया, यानी यहां से लोग रूबरू हुए कि इलेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। कैसे, इस बॉडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बॉडी थी, इन्होंने डिमांड की, इन्होंने यहीं से डिमांड शुरू कर दी। किस बात के लिए, दे डिमांडेड, कंटिन्यूअसली उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। क्यों, इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने बोला कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती थी, इसका काम होता था इंडियंस को गवर्न करने के लिए जो रूल्स फ्रेम होते थे, लॉज बनते थे, वो इनका काम होता था, ये करते थे। बजटिंग पे ये डिस्कस करते थे कि कितना पैसा किस पॉलिसी में, किस स्कीम में खर्च करना होता है। जो काम हम ये बोले हैं कि जो आज हमारी विभिन्न वेरियस स्टेट्स की विधानसभाएं या लेजिस्लेटिव असेंबली करती हैं, उस समय वो लेजिस्लेटिव असेंबली करती थी। लेकिन उस समय कैसा था सिस्टम कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी ना, इसमें टोटली डोमिनेशन किसका था, अंग्रेज का। डोमिनेशन किसका होता था, अंग्रेज का। कैसे, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं थे, इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, यहाँ नो इलेक्शन, किसी प्रकार की कोई इलेक्शन का काम ही नहीं है। सारे जो नॉमिनी, जो मेंबर होते थे, वो नॉमिनेटेड किए जाते थे, किसके द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा। गवर्नर जनरल जो थे वो बॉस थे, वो अपनी मर्जी से लोगों को इसमें नॉमिनेट करते थे और वो पब्लिक को क्या करते थे, गवर्न करते थे। तो यहाँ किसी प्रकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, फ्रीडम का कोई नाम नहीं है, इक्वलिटी किसी प्रकार की नहीं है। तो जब इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने क्वेश्चन उठाया, हम दोबारा वहीं आते हैं, डिमांड की कि भैया जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, और जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो कौन होंगे, उनमें कुछ इंडियंस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टोटली बाहर के लोग लेके आएंगे और हमें गवर्न करेंगे। आप इसमें ऐसा प्रोविजन करो कि भैया इसमें इंडियंस को भी आप जगह दे दो, और जो इम्पोर्टेंट इश्यू होते हैं उनको डिस्कस करो। इम्पोर्टेंट इश्यू कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू होता है बजट का, सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू होता है बजट का। उस समय गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से जितना पैसा होता था उतना कहीं भी खर्च कर लेते थे, क्योंकि भाई कॉलोनी था। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बदलाव का दौर आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आवाज उठाई तो उसका रिजल्ट हुआ, देखो मैं समराइज वे में आपको बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। 1909 मैंने हिस्ट्री में आपको बताए थे कि इंडिया को गवर्न करने के लिए वहां की पार्लियामेंट कुछ चार्टर, कुछ एक्ट पास करती थी, और उन्हीं प्रोविजन के आधार पर इंडिया को गवर्न किया जाता था। जैसे हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 1857 का, 1853 का, 1861 का, ये तो दुनिया भर के एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट। ये पहला गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, पहला एक्ट था। इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जिसको कि हम बोलते हैं फ्रीडम एक्ट, हाँ, जिसके तहत इंडिया को आज़ादी दी गई थी, है ना। चलो बहरहाल हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1909 में हुआ क्या, कांग्रेस के लगातार प्रेशराइज और बराबर डिमांड उठाने से रिजल्ट क्या हुआ कि 1909 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था
इसमें प्रोविजन किया गया कि कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। कैसे होंगे? इलेक्टेड होंगे। तो पहली बार इंडिया की झोली में इलेक्शन नाम की कोई चीज आई। तो ये हिस्टोरिकल मोमेंट था। हम पढ़ क्या रहे हैं? सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स में ये सब चीजें पढ़ी जाती हैं, इलेक्शन, फ्रीडम, इक्वलिटी, डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये सब चीजें तो पढ़ते हैं। तो उसी की तो नींव पढ़ रही है यहाँ से, तो इसको तो पढ़ना बहुत ही जरूरी हुआ। तो 1909 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये बात रख दी गई कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। किसमें होंगे? यही तो बात है, इस बॉडी में। किसमें? इस लेजिस्लेटिव असेंबली में। काम क्या है इसका? कानून बनाना। यानी आप थोड़ा सा सोचिए, क्या लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है डिसीजन मेकिंग में? कहीं ना कहीं प्रभाव थोड़ा ना थोड़ा जरूर पड़ेगा। इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, मैं बता देता हूं। लिमिटेशन ये थी कि जो इलेक्शन था, इलेक्शन जो था वो यूनिवर्सल नहीं था। यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज उस समय नहीं थी। इससे क्या मतलब हुआ? जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। यानी एक पर्टिकुलर कोई कंट्री जिसके सारे एडल्ट मैन, वुमेन या सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, किसी भी प्रदेश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी उनका रंग हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को उनको राइट होगा वोट का। यही तो होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपने कई बार सीखा है। तो यहाँ ये कंसेप्ट नहीं था। तो क्या किया गया था? यहाँ कंसेप्ट दिया गया था, वोटिंग पावर या वोटिंग राइट जो था वो लिमिटेड था। अच्छी बात है भैया, लिमिटेड तो किया तो सही, कुछ तो किया। लिमिटेड भी किन तक था? जो पैसे वाले लोग थे, यानी नोबिलिटी जो लोग थे, या आप ये बोलो जो जमींदार या साहूकार लोग जो थे, जिनके पास पैसे थे, प्लस में ये कुछ पढ़े लिखे थे, उन्हीं लोगों को राइट्स दिया गया। तो लिमिटेशन हो गई। या महिलाओं को किसी प्रकार के राइट्स नहीं दिए गए, और गरीबों को कोई राइट्स नहीं दिया। किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया। लेकिन एक आशा की नई किरण तो ये मिली कि भैया इलेक्शन तो होगा, कुछ लोग तो जाएंगे, कुछ बात तो रखेंगे, पटल पे कुछ तो बात रखेंगे ना, जहाँ डिस्कशन होगा, लो फ्रेम होंगे, वहां जाके लोग हमारे चुने हुए बैठेंगे, तो कुछ तो हमारी बात रखेंगे। तो ये पहला इनिशिएटिव था जो कि इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए मैंने इसको आपको डिस्कस करके बताया। अब अगला एस्पेक्ट इसका ये है कि उस समय की बात सोचिए, जब इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, 1909 की बात समझिए, है ना। 1909 के बाद में उस समय जो नेशनलिस्ट थे या जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे, उनके दिमाग में कभी ये बातें नहीं रही होंगी। उनके मन में डाउट था, तरह तरह के विचार आते थे। हालांकि वो श्योर भी होते थे और कभी कभी नर्वस भी होते थे कि इंडिया में कभी या इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा और उसमें सबको वोटिंग राइट मिलेगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी हिस्सा लेंगे। तो ऐसी बातें वो सोचते भी थे और उनके मन में डाउट भी होता था। क्यों? क्योंकि उस समय कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती थी ना, जिनको देखकर वो ऐसे लगता था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आप भी यदि डे टू डे लाइफ में फील करेंगे तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि यार आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, कंटिन्यूअस क्या करना चाहिए? कोशिश करती रहनी चाहिए। और कोशिश का ही तो नतीजा है कि आज हमारे देश में सभी लोग जो एडल्ट्स हैं उनको वोट का राइट है। तो ये सब चीजें क्या थी? इमेजिनरी चीजें थी और उन लोगों को थोड़ा सा बाधित करती थी। तो इतनी चीजें हमने देखी। अब इसमें एक चीज आप ये याद रखिएगा कि इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट से ही हमारे देश में एक आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन सकता है? जब इंडिया कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, तभी तो बन पाएगा। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसमें कुछ मोरल वैल्यूज, कुछ एस्पायरेशंस और कुछ ड्रीम्स जो कि किन लोगों ने देखे थे?
इन लोगों ने, नेशनलिस्ट जिन्होंने स्ट्रगल किया, उनकी कुछ एस्पायरेशन थी। एस्पायरेशन तो थी कि हमारा इंडिया ऐसा होगा, कल का इंडिया ऐसा होगा, फ्यूचर का इंडिया ऐसा होगा। उनके कुछ ड्रीम्स थे। ड्रीम होते हैं तभी तो लोग स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों के भी कुछ ड्रीम पक्के होने चाहिए, उसी के आधार पर स्ट्रगल करना है। और ड्रीम तो अच्छा ही होना चाहिए, ड्रीम देखने में क्या मतलब बुराई है। चलो, उनकी एस्पायरेशनल और ड्रीम्स को जगह कहाँ मिली? कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी उनके अनुसार जो वैल्यूज थी, डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज थी, जैसे सभी को फ्रीडम मिले, इक्वलिटी हो, लॉ मेकिंग प्रोसेस में सभी का हिस्सा हो, रोजगार के सबको राइट्स हों, एजुकेशन के राइट्स हों, दुनिया भर की चीजें जो उनके ड्रीम्स एस्पायरेशन थी, जो कि वो देखते थे अदर कंट्री के लोग जो एंजॉय करते थे, उन चीजों को वो क्या करते थे, इंडियन सोसाइटी में भी लाना चाहते थे। तो उसी में से एक था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इतनी अच्छी टर्म है कि इसका अर्थ और मीनिंग और मतलब सभी को टिप्स पे होना चाहिए कि मतलब क्या है। ऑल एडल्ट सिटीजन, यानी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के सारे वयस्क लोग जिनको कि वोटिंग का राइट हो, वही होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो सिंपल है। चलो, अब इतनी चीज हम डिस्कस करने के बाद में अब जरा इलेक्शन इंडिया में कैसे होते हैं, अब इंडिया पे आ जाते हैं। हमने हिस्टोरिकल सीख लिया, अब वापस हम आज के दौर में आ जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इलेक्शन। इसमें कुछ मैं आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी डिस्कस करूंगा। इलेक्शंस, देखो, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि संविधान के आर्टिकल 324 में है के अनुसार अपने पावर ड्रॉ करती है। उस बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो जी, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका काम क्या होता है, कहाँ कहाँ इलेक्शन करवाता है? देखो, ये 4 इलेक्शन करवाता है। 4 इलेक्शन आपको याद रखने हैं। पहला, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएंगे, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएंगे। दूसरा, आप सही सोच रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। तीसरा, सोचिए जरा, तीसरा होगा हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन, जिनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। यानी लोकसभा के लिए जो एमपीज के जो इलेक्शन होते हैं, वो जनरल इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल में, वो कौन कराएगा? यही कराएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट, बताइए जरा, लास्ट है इसका, अनुमान लगा कुछ? चलो मैं बता देता हूं। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है ना, राज्य विधानसभा, उनके इलेक्शन भी ये ही करवाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार इलेक्शन तो और भी कई जगह होते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए इलेक्शन होते हैं, तो उनको कौन कंडक्ट करवाता है? उनके लिए हर स्टेट्स में एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी ड्यूटी होती हो। तो इस इलेक्शन कमीशन की पहली इंपॉर्टेंट चीज। अब चलो इलेक्शन पे अब हाँ आए गए, तो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। देखो, इलेक्शन पहले जब से हमारा देश आजाद हुआ था, तब से बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाया जाता था। किससे? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर होते हैं, बैलेट पेपर काइंड ऑफ एक लंबी सी शीट होगी, उसमें जैसे एक तरफ होगा, यहाँ कैंडिडेट 1 2 3 4 कैंडिडेटों के नाम होंगे, उनके सामने कैंडिडेटों के चिन्ह होंगे। तो इन चिन्हों को प्रोवाइड करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। पार्टी नेशनल होगी, रीजनल होगी या कैसी होगी, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल। ऐसा नहीं कि भेदभाव करेंगे आप, है ना, तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। चलो, बैलेट पेपर
लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हमारे इंडिया में हुई। क्या? 2004 में एक नया कंसेप्ट आ गया, ईवीएम। अब ईवीएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बहुत अच्छी बात है भैया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखो भैया कब आया है? 2004 में। याद रखना, जो काम बैलेट पेपर से होता था वो इस मशीन से होने लग गया। अब आप जरा मुझे फायदे बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके फायदे क्या होंगे। देखो उसका फायदा सबसे पहला तो ये होगा कि क्विक प्रोसेस, जल्दी होगा सारा काम, एक क्लिक में सारा काम दब जाएगा। ये सारे नाम होंगे, क्लिक बटन दबाना है बस, जल्दी हो गया। दूसरा, पेपर बचेंगे कि नहीं भैया? पेपर बचेंगे। तीसरा, कई वोट जो रिजेक्ट हो जाते थे पेपर वैलेट से, जैसे मानो यहां किसी ने इंक लगाई और इसको फोल्ड किया तो इधर भी वो पेस्ट हो जाता था, वो कई मतलब फॉल्स कैटेगरी में वो वोट आते थे, उनसे बचा जा सकता। तो ये कई तरह के फायदे हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और भी हम इनकी लंबी सूची तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने। नुकसान जरा एक दो देख लेते हैं। नुकसान ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है भैया। मशीन है तो मशीन को हैक भी किया जा सकता है, हैकिंग का भी इश्यू आता है। क्यों ये इश्यू मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि जब इंट्रोड्यूस किया गया इसको तो कुछ पार्टी जो है हमारी नेशनल पार्टी, जैसे मान लो कोई भी पार्टी है ABCD, हमारे यहाँ 7 रीजनल नेशनल पार्टी हैं, उनमें से कुछ पार्टियों ने अपने कंसर्न जाहिर किए कि ये जो EVM का लफड़ा है ये गलत है, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसको हैकिंग किया जा सकता है या मेल प्रैक्टिस की जा सकती है। तो भैया फिर इसका क्या इलाज हो? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके बारे में हम इससे अगला फिर उससे अगला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया या एक आदेश दिया कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला कि आप एक नया प्रोविजन करें। किसका? वीवीपैट। ये क्या होता है? इसकी पहले तो फुल फॉर्म देख लो आप। इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये क्या है भैया? ये क्या बला है? देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूं। जैसे मानो ये मशीन है, ठीक हो गया, यहाँ कैंडिडेट के नाम है, लंबी कर देता हूं इसको ना, 1 2 3 4 5 इतने कैंडिडेट हो गए, और इससे एक मशीन जोड़ दी जाती थी। ये मानो वीवीपैट है। ये क्या है? वीवीपैट। देखो इसमें क्या कंसेप्ट होता है कि वीवीपैट जब नहीं आई थी तब लोग क्लिक कर दे रहे थे, लेकिन पता नहीं होता था कि हमने किसको वोट दिया। वहीं आप वैलेट पे जाओ तो वैलेट पे जब आप टिक करेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का होगा कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया, इस व्यक्ति के पक्ष में ये जाएगा। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, आपने क्लिक दबाया, हो सकता है कहीं और माल फंक्शनिंग इसमें कर दे मशीन में, तो एक को दबाने पे हो सकता है B के पक्ष में वोट चला जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया 2011-12 में कि भैया आप वीवीपैट इंट्रोड्यूस करें। इसमें क्या होता है कि जैसे मानो दबाया किसी ने, दबाने के बाद में जैसे ही मैंने वोट किया, वोट करते ही यहाँ एक जो मशीन है ना उसमें एक पर्ची निकलेगी, वो पर्ची कुछ देर के लिए दिखेगी और उसमें पूरा ये होगा कि आपने किसको वोट दिया है और किसको ये जा रहा है, तो वो ट्रायल हुआ कि नहीं, वेरीफाइड हुआ कि नहीं। तो ये कंसेप्ट हमारे यहाँ जारी किया गया 2013-14 से। हालांकि ये कुछ लिमिटेशन में इनको यूज किया जा रहा है, तो धीरे धीरे इनका ये बढ़ाया जा रहा है। चलो अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं। भाई हम मशीन तो है ना, मशीन आ गई, मशीन को बनाया कहाँ से गया है? बनाना भी तो किसी अच्छे आदमी के द्वारा चाहिए, नहीं तो हैकिंग की या मेल प्रैक्टिस की बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको बनाने के लिए 2 हमारी नवरत्न कंपनी है, एक है बेल, इसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
दूसरी है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, याद रखना आप, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन दोनों ने मिलकर ईवीएम को डिजाइन किया है। ये गवर्नमेंट बॉडी है तो किसी प्रकार की मेल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें मैं आपको एडिशनल यहाँ बता दिया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पर चलने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा हमारा पेज। चलो जी, ये पेज पे आ गए नए पे। नए पेज में हम लिखेंगे पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा जो टॉपिक है इसमें भी हम कई चीजें सीखेंगे। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो भैया, पीपल होंगे, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? पीपल है। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो कौन होती है? पीपल होती है। तो देखो, डेमोक्रेसी का जो मेन पॉइंट है, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है? डेमोक्रेटिक। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये बोला जाता है। चलो, अब डेमोक्रेसी जो है इसका जो की आइडिया है वो क्या है? 3 चीजों पे ये काम करता है। डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। ये प्रिंसिपल हो गए डेमोक्रेसी के, एक तरह से आप बोलें तो। डिजायर कैसे? कि लोग अपनी डिजायर के लोगों को क्या करते हैं? चुनते हैं। अप्रूवल, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग जो प्रोसेस होती है उसमें अप्रूवल उसी को मिलता है जिसमें मेजोरिटी होती है, और लोग कहाँ से चुनकर जाते हैं? लोगों के द्वारा। तो अप्रूवल। पार्टिसिपेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूं। इस चीज का की जो प्रिंसिपल है वो है कि जो पर्सन है या इंडिविजुअल है वो इंपॉर्टेंट पर्सन होता है डेमोक्रेसी में। किसी भी डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल पर्सन या पीपल जो है वही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो पीपल और सिटीजन होंगे, इनकी भावनाओं का और इनका जो ट्रस्ट है ना, वो जब तक लोगों में बना रहेगा, सरकार में बना रहेगा, तभी तक सरकार अपने पावर एक्सरसाइज करती है। बस सिंपल सी बात ये है। यानी सिद्धांत में अल्टीमेट पावर इनके पास है, लोगों के पास। प्रैक्टिकल बात अलग है कि 5 साल के बाद में ही ये अपनी पावर को याद करते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन चलो, जो चीजें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनते हैं, क्या चीजें होती हैं, पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, पीपल एक्टिव पार्टिसिपेशन किससे करते हैं? इलेक्शन से। अब इलेक्शन, यदि हम वैसे क्लास ले रहे होते तो डायरेक्ट इलेक्शन करके बताते आपको, मतपेटी का प्रयोग करते हुए। तो क्या होता है, इलेक्शन करते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं खड़े होते हैं, उनमें जो ज़्यादा वोट हासिल करता है वो चुनकर जाता है। वो या तो एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा। एमपी बनेगा तो पार्लियामेंट में जाएगा, एमएलए बनेगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, कंसर्न स्टेट की, जिस स्टेट से वो जीत रहा है। इन एमपीज की कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी फिक्स। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इनके कुछ नंबर भी होंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पार्लियामेंट के एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं। आ जाओ आप पार्लियामेंट में। देखो, पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है? पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। देखो,
प्रेसिडेंट इसका अभिन्न अंग होता है। इन तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट कंप्लीट होती है। कभी पूछा जाए तो ये चीजें याद रखना। पार्लियामेंट का मेन काम होता है लॉ मेकिंग। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की बेसिक जो ड्यूटी है वो है लॉ मेकिंग। लॉ बनेगा, लॉ को लागू करेंगे, वो आगे की चीज है, लेकिन बेसिक काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। कानून बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी जाएगा, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों सदनों से अलग अलग पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब उसको असेंट दे देते हैं या उसको सहमति देते हैं, तभी तो वो एक्ट बनता है, तभी तो लॉ बनता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस तभी पूरी होती है। चलो, ये आपको बात समझ में आ गई। अब जरा स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल हमारे कंट्री में सीट्स हैं 552। राज्यसभा में है 350 और 250, और प्रेसिडेंट में है एक ही है प्रेसिडेंट, तो और कितने होंगे, है ना। चलो, इसमें क्या है, अलग अलग सीट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग सीट होती हैं। मैं कुछ आपको ज़्यादा और कम की बात बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं एमपीज के लिए, यानी पार्लियामेंट की सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी के लिए। कितनी? 80 सीट है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम आपके हैं ये कुछ स्टेट हैं, जैसे नागालैंड हो गया, इसके अलावा आपका मिजोरम हो गया, गोवा नहीं, नागालैंड, मिजोरम, और ये कुछ स्टेट्स आपके हो गए जहाँ कम है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, नागालैंड, मिजोरम, इनकी लोकेशन जरूर देख लेना आप उस पे मैप पे, है ना। और सिक्किम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे सिचुएटेड है, इसको पक्का देखना। इन तीनों स्टेट्स को एक एक सीट दे रखी है, और यूपी को अकेले को 80 सीट है। तो हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, तो उनकी सबकी सीटें अलग होंगी। उसके अलावा यूटीज हैं, यूटीज की सीटें अलग होंगी। यूटीज की तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, उसकी सीट है 7, याद रखना। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी एक एक सीटें हैं, सिंपल फैक्ट है। लेकिन एक नई चीज आई है, जम्मू कश्मीर नया यूनियन टेरिटरी बना ना, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इनकी अभी तक सीट डिफाइन नहीं है कितनी सीट है। वैसे जम्मू कश्मीर की पहले सीट थी 6, क्लियर हो गया, एक एक सीट। इसके अलावा 2-2 सीटें तो कई स्टेट्स की हैं, जैसे गोवा की है, आपके मणिपुर की है, इसके अलावा आपकी अरुणाचल प्रदेश की है, इनकी 2-2 सीटें हैं, और आसाम की 14 सीटें कुछ हैं। तो चलो, ये सीट का स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। अब इतने आदमी तो इलेक्टेड होंगे, और कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में। लोकसभा को बोला जाता है लोअर सदन, यानी निचला सदन। लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर सदन, याद रखना, लोअर हाउस। और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, कंफ्यूज मत करना यहाँ, है ना। ये जो लोकसभा है, इसमें टोटल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड आदमी, जिनको इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। जैसे हर कंट्री की, जैसे यहाँ का कुछ एमपी होगा, आपके एरिया का दूसरा एमपी होगा, किसी तीसरे का दूसरा एमपी होगा, वो सारे चुनकर आ जाते हैं लोकसभा में, और क्या काम करते हैं? लॉ मेकिंग का। ये उनकी प्राइम ड्यूटी है, ऐसा करना भी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लोकसभा में सारे इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, 2 मेंबर, कितने? 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट, यानी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किन्हीं 2 लोगों को इस सदन में क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वो सदन लोग कैसे होने चाहिए? एंग्लो इंडियंस का मतलब ये है कि उनमें से ऐसे लोग जिनमें से एक का मदर या फादर ब्रिटेन या इंग्लैंड का हो। समझ में आ गया होगा आपको। चलो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम शिफ्ट करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल सीट होती हैं +12 = 252। अब ये क्या कंसेप्ट लिख दिया मैंने? ये 238 जो लोग हैं ना, ये विभिन्न स्टेट्स जो हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं,
वहां से नॉमिनेटेड फॉर्म में आएंगे। जैसे उस पर्टिकुलर स्टेट को कुछ सीटें दे दी गई, जैसे मानो ए सीट है, ए वो है स्टेट, या तो उसको सीट दे दी जैसे मानो 20 सीट है, उसको दे दी 20 स्टेट है उसको 10। मैं स्टेट्स का नाम भी लिख सकता था लेकिन आप कंफ्यूज करेंगे ना। तो 20 आदमी चुनकर यहाँ नॉमिनेट होकर यहाँ आएंगे, सॉरी इलेक्ट होकर यहाँ आएंगे। कैसे होंगे? नॉमिनेट नहीं होंगे, इलेक्ट होंगे। दीज पर्सन आर ऑल्सो इलेक्टेड, नॉमिनेट नहीं होते, ये इलेक्ट किए जाते हैं। किन के द्वारा? इनको इलेक्ट करती है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, यानी वो एमएलएज। उस पर्टिकुलर स्टेट के एमएलए वोट करेंगे और जो जीतेगा वो यहाँ आएगा। हर स्टेट की सीट फिक्स होती है। 238 के लिए तो इलेक्शन होता है, लेकिन ये इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हम आगे सीखेंगे। इसके अलावा 12 लोग कौन हैं? ये 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये मेरा मकसद था आपको समझाने का, और मैंने आपको इसमें काफ़ी डीप से कई चीज़ें बता दी। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप बार बार देखें। इससे आगे का इम्पोर्टेंट चैप्टर वीडियो होगा हमारा रोल ऑफ पार्लियामेंट, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।